शंखनाद प्रारंभ करने दृष्टि पूरी तरह से तैयार है और विजयी होंगे। तो लीजिए, इंतजार खत्म हुआ। इंतजार लगभग 2 साल का इंतजार पंचायत और निकाय चुनाव का। सीएम शिवराज ने साफ साफ कह दिया कि शंखनाद हो, जीत होगी। अब ये बात है कि ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव में जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार अब भी विचार विमर्श कर रही है। इसके लिए दिल्ली तक दौड़ है, बातचीत का दौर है, लेकिन साथ ही भाजपा का निशाना कांग्रेस पर है। जो हुआ उसका जिम्मेदार वो कांग्रेस को बता रही है। सीएम शिवराज बोले, कांग्रेस ने महापाप किया। डरी तो कांग्रेस थी, जो चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया। लेकिन हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी, हम लोग तो मैदान में जा रहे थे। कांग्रेस पराजय के डर से चली गई कोर्ट और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया और अंततः हम लोगों ने प्रयत्न किए कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो और इसलिए वो एक स्टेज आई थी कि जिसमें चुनाव स्थगित हुए। लेकिन हमने ईमानदार प्रयास किया। मैं आपको टॉकिंग पॉइंट्स के रूप में ये चीजें कह रहा हूँ। सरकार कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने की बात कर रही है, तो वहीं ओबीसी को हर हाल में न्याय दिलाने की बात भी। भाजपा यूं तो पहले ही कह चुकी है कि 27% से ज्यादा आरक्षण देगी, तो वहीं कमलनाथ ने भी खुद को तैयार बताया और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कटघरे में किसे खड़ा किया, सुनिए। चुनाव की तैयारी में है, इसमें चुनाव के लिए हमारा वचन पत्र का मामला है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन्होंने तो अपना केस सही पेश नहीं किया। अगर ट्रिपल टेस्ट वाला हो जाता तब तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि जो इन्होंने हमें डिटेल्स दी हैं ये अधूरी हैं। अब मुझे ये नहीं पता, ये तो हर चीज से बचना चाह रही है, आम जनता से बचना चाह रही है। दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक की, जिसमें साफ हुआ कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे। हमें 2 हफ्ते के अंदर दोनों अनाउंस करने हैं। वो कैसे होंगे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। समय रहते हम काम कर लेंगे अपना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने के आदेश हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए तैयार है, लेकिन आरक्षण न मिलने पर जो पेच फंसा है उस पर अभी लंबी सियासत बाकी है। ये विषय वर्तमान ही नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND एजेंडा। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या आरक्षण की फांस आगामी चुनाव में भी सताएगी? कैसे कांग्रेस और भाजपा ओबीसी वर्ग को संतुष्ट कर पाएगी? सियासी दलों का एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना कितना जायज? और सवाल यह भी कि क्या 27% आरक्षण का दांव काम कर पाएगा, क्योंकि दोनों ही दल इस दांव को चल चुके हैं, शंखनाद कर चुके हैं। जीत का दावा ही कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और साथ ही साथ आरक्षण ना मिल पाने की जो वजह है उसके लिए भी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कमलनाथ जो हैं वो सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से कमलनाथ सरकार के वक्त ठीक तरीके से काम नहीं किया गया, ये ठीकरा भी फोड़ा जा रहा है। लेकिन जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है? आखिर जनता इस आए हुए फैसले को किस तरीके से देख रही है और वो किसे इसके लिए जिम्मेदार मानती है? हालांकि इस पर बात होगी और समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर 27% आरक्षण देने की जो बात कही गई है वो कितनी कारगर साबित होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देती हूं। हमारे साथ हर्षवर्धन प्रकाश हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और साथ ही गोविंद मालू जी जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे। दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत हर्षवर्धन जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि फॉर्मूला 27 जो है वो सियासत में फिलहाल जो है वो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन असरदार कितना होगा, क्या लगता है?
कंप्लीटली ये गेम जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, और जैसे कि अटकलें हैं कि मॉडिफिकेशन जो सरकार करना चाह रही है याचिका में, उसमें कोई बहुत बड़ा नतीजे में बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे में चुनाव आयोग हो मध्य प्रदेश का या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये मन बना चुकी है कि चुनाव जल्दी होंगे और संभवतः ओबीसी के आरक्षण के बिना ही होंगे। तो दोनों दल प्रयास ये कर रहे हैं कि इस वर्ग को साधा जाए, और एक जो डेंट पड़ गया है योजना में बीजेपी की इस ऑर्डर के बाद, उसको कहीं न कहीं उसकी भरपाई की जाए। तो ये कहा जा रहा है कि साहब हम बिना संवैधानिक या कानूनी आरक्षण के बिना ही हम अपने टिकट वितरण में ही आरक्षण दे देंगे ओबीसी को 27% जी। तो इसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। लेकिन जैसा कि आपके प्रोग्राम के इंट्रो में कहा गया कि ये तो स्थानीय निकाय चुनाव एक ट्रेलर है जी, जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और तब तक इसका आरक्षण का पेच सुलझता नहीं है। तो जो कि ओबीसी सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश की है, तो ओबीसी का असर आपको दिखाई देगा। बिल्कुल असर दिखाई दे सकता है। और तैयारी कितनी है वो गोविंद मालू जी आप बताइए, क्योंकि आप कह रहे थे कि आप इस आरक्षण को 27% से 35% कर देंगे, लेकिन अब तो ये है कि जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे में ओबीसी वर्ग जब असंतुष्ट होगा तो क्या लगता है इसका असर सियासत पर कितना दिख सकता है? नाज़नीन, वास्तव में न्यायालय के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमने कह दिया है कि हम 27% से भी ज्यादा आरक्षण इन चुनाव में देंगे, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए वचनबद्ध, प्रतिबद्ध, संकल्पित इसलिए भी है कि लगातार पूरी सरकार ही ओबीसी की हमारे यहाँ। तो पहले मुख्यमंत्री ओबीसी, दूसरा मुख्यमंत्री ओबीसी और तीसरे मुख्यमंत्री ओबीसी, और ओबीसी के इतने सारे मंत्री। हमने ओबीसी वर्ग के लिए बहुत ईमानदारी से सब आरक्षण देने का प्रयास किया है। कुछ लोग जो कांग्रेस की राजनीति करते हैं, जो कांग्रेस के आधिकारिक पदाधिकारी हैं, वो हमारे फैसले के बाद कोर्ट में चले गए। वो चाहते ही नहीं थे कि आप पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिले। उसके पहले भी जब उनकी सरकार थी तब भी उन्होंने उसका आबादी की जो जनसंख्या बताई वो भी बहुत कम बताई, गलत बताई, और समय पर कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए कोई अच्छा अभिभाषक तैयार नहीं किया। समय पर जो जिस तारीख मुकर्रर थी उस दिन कोई प्रस्तुत नहीं हुआ न्यायालय में। तो ये कांग्रेस की मंशा तो स्पष्ट है, और हम जनता के बीच में जाकर बताएंगे कि ओबीसी के वर्ग के लिए हमारी सरकार ने जो भी कार्य योजना बनाई है, चाहे वो उनके आर्थिक उन्नयन की हो, सामाजिक उन्नयन की हो, या राजनीतिक भागीदारी। गोविंद जी, कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए जो फैक्ट्स नहीं दिए जिसकी आप बात कह रहे हैं कि आप जनता के बीच जाकर बताएंगे, लेकिन अभी जो डिसीजन आया है उसमें कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो TTT टेस्ट था उसमें आप भी जो फैक्ट्स रखे आपने, आप भी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो ये जो हालिया डिसीजन है इस पर बीजेपी कैसे बात करेगी जनता के बीच जाकर? कांग्रेस का पक्ष तो ठीक है आप रख देंगे, लेकिन अभी जो हुआ है उसके लिए कैसे आप जनता को समझा पाएंगे, इस वर्ग को समझा पाएंगे? हम कहेंगे, हम बताएंगे कि हमने किस तरह से आबादी को की पूरी गणना ओबीसी वर्ग के लिए जो उसमें उन्होंने मांगा था, जो उनकी उसमें जो अपेक्षा थी वो हमने पूरी सब दी है। अब ये न्यायालय, मैंने कहा ना, न्यायालय के निर्णय पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने निर्णय किया है, लेकिन सरकार ने अपनी तरह से अपनी ओर से पूरे डाटाज, पूरे फैक्ट्स न्यायालय के सामने रखे, और उसके बाद यदि ये फैसला होता है तब भी हम ये कह रहे हैं कि हम 27% आरक्षण, 27% का हम जो टिकट में हम देंगे उससे भी ज्यादा देंगे। हम तो उससे पहले भी बोल रहे थे हम तो 33% आरक्षण देंगे, लेकिन हमने लगातार कई सामान्य सीटों पर आरक्षण पहले भी दिया है, आज नहीं उसके पहले भी हम दिया है, और हमने कांग्रेस से ज्यादा दिया है। इसलिए हमारे नियत पर लोगों को कोई शंका नहीं है। सवाल आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो तब बोल सकते हैं कोई। कांग्रेस कितना वितंडावाद, कितना पाखंड रचती है, जनता जानती है कि कितने वादे करती है और कितने वादा की खिलाफी करती है, और उसके बाद पश्चाताप भी नहीं करती।
चलिए, चर्चा में हमारे साथ रवि सक्सेना जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रवि जी, थोड़ा देर से उदय हो पाए हैं आप, लेकिन जो चर्चा है वो मामला यही है कि ओबीसी आरक्षण नहीं मिल पाएगा और इस पर सियासत गरमा रही है। 27 का फॉर्मूला आप भी लेकर आए हैं। बीजेपी अभी हालिया जो गोविंद जी कह रहे थे वो आपने सुन ही लिया कि कांग्रेस कहती बहुत है लेकिन करती नहीं है। देखिए, गोविंद मालू जी की मैं मजबूरियां समझता हूँ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी का तो यह हाल है कि उन्होंने ओबीसी के पीठ में छुरा भोंक दिया है। पहले दिन से इनकी मंशा नहीं थी कि ये ओबीसी को 27% आरक्षण, जो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने विधेयक लाके और विधानसभा में पारित करा के कहा था कि हम 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे, वो इनको देने की मंशा नहीं थी। और वो मंशा क्यों नहीं थी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इनको मंशा इसलिए नहीं है क्योंकि ये 3 मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी ओबीसी को छलना चाहते हैं, उनके साथ दगा करना चाहते हैं, उनके साथ जो है वो गद्दारी करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको 3 महीने का समय दिया और कहा कि आप पूरे तथ्य पेश कीजिए, पूरे आंकड़े पेश कीजिए और जो ओबीसी की आबादी आपके प्रदेश में है उसके पूरे हमको डेटा दीजिए। 3 महीने तक ये कुंडली मार के बैठे रहे। आप देखें, मध्य प्रदेश में 2.5 साल हो गया है, ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके ऊपर ताला लगा के बैठे हुए हैं, नया आयोग बना दिया। जबकि अगर आप जो फैसले की कंडिका 21 और 22 को देखें तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि आप जो कमीशन है पिछड़ा वर्ग आयोग का, उसकी रिपोर्ट पेश करें। इन्होंने एक नया कमीशन बना दिया, उसकी रिपोर्ट पेश कर दी। वो रिपोर्ट कहां से आई, कौन से सर्वे से आई, क्या हुआ, कुछ किसी को नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट ने उसको आउटरेट रिजेक्ट करके फेंक दिया, इनकी बात नहीं सुनी। 21वीं कंडिका में उन्होंने कहा है कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर डेटा बिकॉज दिस इज नॉट द रिलायबल वन। तो आप मुझे बताएं कि इतनी तुम्हारी सरकार है, पिछड़ों की बात करते हो पर उनके साथ दगाबाजी करते हो, उनके पीठ में छुरा भोंक दिया तुमने, केवल और केवल गद्दारी करने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है, बताती कुछ है। और अभी मालू जी कह रहे थे घोषणाएं, अरे भाई आप बात कर रहे हो, शिवराज जी ने 21,537 घोषणाएं कर डाली और 537 घोषणाएं भी आज तक पूरी नहीं करी हैं। इन्हीं के रघुनंदन शर्मा जी कहते हैं कि ये तो घोषणावीर है, जहां जाता है घोषणाएं चालू कर देता है। तो घोषणाओं की बात तो आप ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो केवल और केवल घोषणाएं करना जानते हैं, उसको अमली जामा पहनाने। रवि जी, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी दोनों ही दल, चाहे आप हो या बीजेपी हो, दोनों ही एक ही जैसी बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो हितैषी नहीं है, वो यही कह रहे हैं कि जब आपको मौका था तब आप ठीक से पैरवी नहीं कर पाए। अभी आप भी यही कह रहे हैं कि सरकार ठीक से अपना पक्ष नहीं रख सकी। लेकिन इस सब के बीच में जिस ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर दोनों ही दल बहुत रस्साकसी कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि फिलहाल वो हक उनको नहीं मिल पाएगा? देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने कल बिल्कुल साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम 27% लोगों को पिछड़ा वर्ग के उनको उम्मीदवार बनाएंगे। ठीक है। और उन्हीं की नकल करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि हम उनको प्रत्याशी बनाएंगे। उनको यही नहीं मालूम है कि जो नगर पंचायत के चुनाव होते हैं वो सिंबल पे नहीं होते हैं और उनकी हंसी उड़ रही है। तो आप मुझे बताएं, नकल में भी थोड़ी अकल की जरूरत होती है। चलिए हर्षवर्धन जी, क्या लगता है नकल के लिए अकल की जरूरत है? अभी तक ये बात बीजेपी कांग्रेस के लिए कह रही थी, लेकिन 27% आरक्षण देने की जब बात आई है तो अब कांग्रेस भी ये बात भाजपा के लिए कह रही है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे पूछा था कि क्या ये फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन अब क्या ये आरोप भी काम करेंगे, क्योंकि दोनों ही दल एक जैसे आरोप एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, दोनों ही दल एक दूसरे के जो वादे हैं उसको भी रेप्लिकेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब कि हम आपको टिकट वितरण में आरक्षण दे देंगे, लेकिन मुद्दे की बात ये है नाज़नीन के सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि किसी भी सूरत में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं हो सकती, और अगर ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो ये सीमा क्रॉस हो जाएगी जी। तो इस आरक्षण के फैसले को ओबीसी को लागू करवाना सरकार के लिए, चाहे किसी भी दल की सरकार हो,
कि रिस्पेक्टिव कांग्रेस हो या बीजेपी हो इतना आसान नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो देश में एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी के साथ दिक्कत यह है किसी भी तबके के को घटा नहीं सकते। अगर आपने मान लीजिए किसी का भी 1% घटा दिया तो वो सड़क पे आ जाएगा तो अब उसके बाद बढ़ाने की मजबूरी है, लेकिन बढ़ाने का लिटमस टेस्ट पास करना इतना आसान नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत स्पष्ट है, इसमें आप देख ही रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ओबीसी वर्ग किसकी बात मानेगा। तो ऐसे में जो सरकार की योजनाएं हैं ओबीसी के लिए, चाहे वो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार हो या अभी की सरकार शिवराज सिंह चौहान की हो, उन योजनाओं को तौला जाएगा, वो नियत को देखा जाएगा, उसके बाद वोटिंग होगी। बिल्कुल गोविंद जी, क्या लगता है, क्योंकि ये आज भी ये बात कही गई है कि केंद्र और राज्य सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की हैं, जितनी भी योजनाएं आप लेकर आए हैं, वही आधार बनेंगी इन चुनावों में। तो क्या आपको लग रहा है कि आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं? बहुत सारी प्रदेश सरकार की तरफ से भी ऐसी योजनाएं हैं और बार बार आप कह रहे हैं कि आपने प्रदेश में इतने सीएम दिए, खुद प्रधानमंत्री इसी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में क्या जनता समझेगी कि अगर इस वर्ग से जो नेता आए, जो सीएम बने, उन्होंने उनके हित में कितने काम किए? इसका भी एनालिसिस होगा इस बार। वर्धन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जनता इस बात का आकलन करेगी कि जो योजनाएं बनी वो किसके समय पिछड़ा वर्ग का ध्यान रखा गया, उनके कल्याण की बात की गई, न केवल बात की गई बल्कि वास्तव में वहां तक डिलीवरी भी की गई। कांग्रेस तो एक पिछड़े वर्ग के राजनीतिक नेता को नहीं पचा पा रही है। अरुण यादव जी के साथ जो हो रहा है मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर देख ले, प्रादेशिक संगठन में आरोप लगाने से पहले बता दे क्या हो रहा है उनके साथ। नहीं, क्या हो रहा है उनके साथ, क्या हो रहा है उनके साथ, पहले मुझे बता दीजिए। गोविंद मालू जी, इस तरह की बातें मत कीजिए, आप ये बता दीजिए। देखिए, अनर्गल प्रलाप मत कीजिए, अनर्गल प्रलाप मत कीजिए। बात उस बात की कीजिए कि ओबीसी के लिए आप 27% आरक्षण देंगे या नहीं देंगे। उसके लिए आप कोर्ट में जाकर पुनर्विचार याचिका लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। आप अनर्गल प्रलाप मत कीजिए और इस तरह की बातें करके आप लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने कहा ना, आप लोगों का काम है लोगों का ध्यान भटकाना। से आपके वकील आज भी मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो फैसला आया है ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं मिस्टर महाजन, उनकी याचिका पर ये फैसला आया है। आपको मालूम नहीं है, आप लोग पढ़ लिख के आते नहीं हो, आपको पढ़ लिख के आना चाहिए। ये जो फैसला आया है, फैसले की कॉपी देखिए आपने। ये फैसला आया है मिस्टर महाजन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उनकी याचिका पर ये फैसला आया है। आप कांग्रेस का नाम मत कीजिए, कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की नाइंसाफी करते हैं, इस तरह का पाखंड रखते हैं, इस तरह का दोनों की बात जनता नहीं समझ पा रही है, दोनों की बात नहीं सुन पा रहे, मैं नहीं सुन पा रही, बाकी क्या समझ पाएंगे। ठीक है, टिकट काट दिया आपने। महाजन जो है आपने क्या किया फैसले पर, जो कि एक नेता आप नहीं पचा पा रहे हैं, आप क्या जनता की बात कर रहे हैं पिछड़े वर्ग की, उनकी याचिका। चलिए, आपका सवाल ये था कि क्या हो रहा है अरुण यादव जी के लिए, समझ लेते हैं। मालू जी बोलिए। जितने वादे किए जनता से, लोगों ने उसको उस पर अपना मतदान कर दिया है लोगों ने, तभी आपके सिकुड़ के 42% रह गए हैं। वो सबको मालूम है, गद्दारों के और सबको पता है 2% पे आ गए उत्तर प्रदेश में। पिछड़ों की बात करते हैं, बिहार में क्या हालत है, पिछड़ों का प्रदेश है, फेंक दिया था। आप तो मध्य प्रदेश में आगे जाइए, फरोज करके सरकार बनाई। पिछड़ों का अन्याय के कारण सपा बन गई। आप हर वर्ग के साथ अन्याय के कारण सपा बन गई। को मॉब लिंचिंग करते हैं, उनको राजनीतिक भागीदारी आप दे ही नहीं सकते। आप जो मैं कह रहा हूँ ना, आप हर वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं इस मध्य प्रदेश में। किसानों के साथ हो, आदिवासियों के साथ हो, दलितों के साथ हो, ओबीसी के साथ, इतिहास के में साथ जो है अन्याय कर रहे हैं और लोगों को आप प्रताड़ित कर रहे हैं और लोगों को आप जो है वो अपने इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया। सचिन यादव को बना देते नेता, कूड़ेदान में तो आपके नेता ने आपको डाल रखा है। रवि जी, चिंता की तो मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, आपके खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग हैं। चलिए, दोनों थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए आप। रवि जी प्लीज, आप इस तरह की भाषा को मत बोलिए। रवि जी
प्लीज आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, ओबीसी के साथ छल किया है, कपट किया है, षड्यंत्र किया है। हर्षवर्धन जी, ओबीसी का मुद्दा बहुत गर्मा रहा है और खास तौर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस इसका माइलेज लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्या 2018 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अब और ज्यादा एक्टिव दिख रही है, क्योंकि आगे 23 की लड़ाई भी है? केवल भारतीय जनता पार्टी ने दी है जी गोविंद जी, मैं आती हूँ आपके कभी पास। नहीं दी हर्षवर्धन जी, इन्होंने और जिस तरीके से राज्य सरकार की आरक्षण योजना में एक उसको धक्का लग गया है और अब वो मॉडिफिकेशन की बात करी याचिका में, तो कांग्रेस के पास एक स्वाभाविक रूप से एक बड़ा अवसर हाथ लग गया है कि देखिए साहब, बीजेपी की सरकार आपको आरक्षण नहीं दिला पाई, हमने कोशिश की थी, लेकिन जनता को ये बात समझना चाहिए कि कांग्रेस भी अपने समय में कहाँ दे पाई। उसके पास भी समय था 1 साल का, लेकिन नहीं दे पाई। तो कांग्रेस इसको बनाने की कोशिश तो करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो खास तौर पे शिवराज सिंह चौहान की खुद की छवि है, उसको भाजपा बनाएगी। और हमने विधेयक लाकर इसको पारित कराने का पूरा प्रयास किया और 27% आरक्षण दिया, पर कोरोना लग गया, उसकी वजह से चुनाव नहीं हो पाए। तो आप ये मत कहिए कि हमने नहीं किया, हमने किया। कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, विधेयक लेके आए विधानसभा में, परिसीमन किया, रोटेशन किया और उसके बाद हमने विधेयक लाके उसको 27% आरक्षण को पारित करवाया। तो आप ये बात ना करें तो अच्छा होगा। हर्षवर्धन जी, आप बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं। मैं उनको मौका देना चाहूंगी, मुझे लगता है आपकी बात आ गई है, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात रखिए। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात रखिए। नगरीय निकाय कांग्रेस कहाँ चुनाव करा पाई आरक्षण के साथ? आज पूरे गांव की सरकार नहीं है, कोरोना लग गया, शहर की सरकार नहीं है। अरे कोरोना नहीं लग गया, पिटीशन आपको मालूम है ना, शहर में महापौर है ना गाँव में। आप देखिए, इन्होंने गद्दारों के दल पे सरकार गिरा दी, तो आप जब सरकार गिरा दी तो अब तो इनकी जिम्मेदारी है ना चुनाव की। तो इन्होंने 2019 का मुझे लगता है एक एक करके सब बात करें, अगर एक साथ सभी बात करेंगे। रवि जी, एक एक करके थोड़ा आप सुन भी लीजिए, थोड़ा आप बोल भी लीजिए, एक आप थोड़ा बोलने का भी मौका दीजिए, बोलने का भी मौका दीजिए, बोलने का भी मैं आपकी बात को ये कहकर समझ कर रहा हूँ कि भाजपा हो या कांग्रेस प्रदेश में ग्रामीण इकाइयां हो, ग्राम पंचायत हो या नगर निगम हो, शहरी इकाइयां हो, लंबे समय से जनता के नुमाइंदे नहीं हैं और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हैं। जनता के सवाल का जवाब कौन देगा आखिर, बताइए? बिल्कुल, जिम्मेदारी किसकी है? 9 साल से चुनाव नहीं हुए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है ना, कांग्रेस पार्टी की तो रही नहीं। हमारी तो 15 महीने की सरकार में हमने रोटेशन कर दिया, गलत जनसंख्या बताइए, परिसीमन करा दिया और उसके बाद विधेयक भी पारित कर दिया 27%। चलिए ठीक है, तो रवि जी आगे आपकी सरकार 15 महीने थी और जो कुछ आपने किया वो आप बता चुके हैं। गोविंद मालू जी, हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि नगर सरकार की जरूरत है और ऐसे में जब लंबा वक्त हो चुका है, कोर्ट क्यों गए? चलिए आवाज आ रही है आपको मेरी? कांग्रेस पार्टी कोर्ट में नहीं गए। फिर मैंने कहा पढ़ लिख कर आया कीजिए, जानकारी रखा कीजिए, शिवराज जी ने बाद आकर उनके खिलाफ। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, आपका चेहरा तो हम उजागर करेंगे जनता के बीच में। महाजन देखो असली चेहरा, नकली चेहरा और उनके ही अरुण यादव का क्या किया? रवि जी फैसला तो आ गया, जवाब तो ले लीजिए। आपके महाजन सब बताएंगे लोगों को, बताएंगे। ये कांग्रेस पार्टी के किसी नेता। चलिए इस डिबेट में ये जिसको भी नहीं पता होगा पता चल गया होगा, लेकिन गोविंद जी क्या लगता है आपको कि ये जो फैसला आ चुका है ये आगे आपको नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि कांग्रेस तो ये कहकर पीछे हट रही है कि 15 महीने की हमारी सरकार थी, हमने रोटेशन प्रक्रिया भी करी, हम चुनाव भी कराना चाहते थे, कोरोना आ गया, लेकिन उसके बाद आप सरकार में थे, उसके बाद जो देरी लगातार हुई है आरक्षण दिलवाने के नाम पर, क्या लगता है इसका खामियाजा भाजपा को हो सकता है? नाज़नीन जी, वो जो उस समय स्टे लगा उस पर पैरवी इन्होंने नहीं की और उसके बाद लगातार वही चलता रहा। रवि जी हो जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए, आपको मौका दूंगी ना, आपको मौका। और उसके बाद जब 27% आरक्षण शिवराज सरकार ने दिया, तब इनके लोगों को इन्होंने पिछले दरवाजे से कोर्ट में भेज दिया, आगे कहते रहे कि हम देना चाहते हैं। और इनके लोगों तो उजागर है चेहरे, जनता के बीच में ले जाएंगे उन चेहरों को कि ये है ओबीसी के असली विरोधी, ये राजनीतिक भागीदारी नहीं देते हैं, अपने नेता को इतिहास के कूड़ेदान में डाल देते हैं। झूठ और प्रपंच का बात आती है तो पिछड़ों को भागीदारी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष है उसमें पिछड़ों को भागीदारी नहीं,
और मुख्यमंत्री हो तो भी पिछड़ों को भागीदारी नहीं, ये हम जनता को बताएंगे। और हम बताएंगे कि हमने कल्याण के जो काम किए, जनता बहुत समझदार है, सब जानती है। और जब सरकार जा रही थी, जब सरकार जा रही थी, आपकी सरकार जब बहुमत खो चुकी थी, तब आप पिछड़ा वर्ग आयोग की घोषणा करते हैं। आपको अधिकार ही नहीं था, आपको कुछ मालूम नहीं है, संवैधानिक काम किया, आपको कुछ मालूम अधिकार नहीं था। आपने पिछड़ों वर्ग के साथ वहां भी अन्याय किया, आपने उस पे ताला डाल पिछड़े दिया। वर्ग के साथ आपका आपने क्या वहां भी अधिकार है उस अन्याय पे ताला किया, डालने का? पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े के वर्ग के दफ्तर में साथ आपने अन्याय किया है। आप उसको, आपको क्या अधिकार है कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग के दफ्तर के ऊपर ताला डाल दें? इतने बड़े, सुनिए, आपका मुंह ताला हुआ है, आपने गलत रिपोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी रिपोर्ट को चलिए, ठीक है, आपके खिलाफ फैसला दिया है। लास्ट कमेंट हर्षवर्धन जी आपका। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब लगाए जा रहे हैं, नया पुराना जो भी हिसाब है वो भी रखने की बात जनता के सामने की जा रही है। लेकिन एक चीज जो खुद जनता ने झेली है, नगर सरकार का ना होना, लंबे वक्त से करीब 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, चुनाव नहीं हुए। रवि जी प्लीज मुझे हर्षवर्धन जी से लास्ट कमेंट ले लेने दीजिए। काफी बात आप दोनों कर चुके, मुझे तो लगता भी नहीं कि जनता आप लोगों की बात समझ भी पाई होगी, सुन भी पाई होगी। उसके लिए आपको सड़क पर ही जाना होगा। इस डिबेट के जरिए तो शायद मुझे नहीं लगता कुछ हल निकलेगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये जो देर हुई है, जिन्होंने इस देर की वजह से खामियाजा उठाया है, क्या लगता है वही तोल मोल के सही वक्त आने पर जवाब देगी, यानी जनता? मौजूदा हाल में जो ओबीसी तबका है, मध्य प्रदेश का बहुसंख्यक तबका, वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है कि उसके पास मौका था आरक्षण का, लेकिन आरक्षण मिल नहीं पाया। अब उसकी कसौटी दोनों ही पार्टियों की सरकारों का कामकाज होने वाला है चुनाव में। कौन उसके लिए ज्यादा योजनाएं लेके आया और जमीनों पे उसको उतारी, तो ओबीसी का जवाब इस चुनाव में आएगा। और अगर मसला सुलझता नहीं है, जो चुनाव होना 2023 चुनाव होने वाले, वहां भी आएगा। जी बोलिए, 20 सेकंड। नाज़नीन जी, मैं आपको एक बात कह दूं, भारतीय जनता पार्टी, प्लीज एक मिनट के लिए चुप करिए, चुप करिए, जल्दी बोलिए, नहीं तो मुझे मेरा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया है, प्रपंच किया है, षड्यंत्र किया है और उनकी पीठ में छुरा भोंका है। चलिए, अभी जवाब जनता ही देगी, जनता सब कुछ देख रही है। सभी का बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल शंखनाद हो चुका है, बिना आरक्षण के चुनाव होंगे। कांग्रेस बीजेपी पूरी तरीके से तैयार दिख रही है, लेकिन चुनाव होने से पहले इस पर जो चकल्लस हो रही है, अब देखना होगा कि ये आगे कहां तक जाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।